माय डियर फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। और चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज किस चीज़ पर वीडियो बनेगा। आप लोगों को सुबह होमवर्क दे दिया गया था और जो प्रश्न दिए गए थे उन्हीं पर अब विस्तृत रूप से चर्चा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या लिखा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, रॉकेट तो देखा सभी ने होगा कि एक कैप्सूल जैसा होता है, उसके ऊपर एक कैप जैसा लगा होता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जो कैप्सूल जैसा होता है ना, उसी में ईंधन भरा होता है। लेकिन हमें जिस चीज़ पे चर्चा करनी है वो देखते हैं। तो हमने देखा है रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, लेकिन ऊपर की ओर जाने के साथ साथ उसमें एक चीज़ और देखी होगी कि पीछे की ओर उससे भयंकर आग निकलती है। तो इसका मतलब क्या है, रॉकेट हमारा आगे जा रहा है और आग किधर निकल रही है, आग पीछे की ओर निकल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आगे पीछे की ओर कार्य हो रहा है, मतलब कि कोई चीज़ ऊपर की ओर जा रही है और नीचे भी कुछ क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस में क्या दिए हुए हैं, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो आपने तीनों नियम पढ़े होंगे। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ। तो जो न्यूटन का प्रथम नियम था ये क्या था, तो ये था जड़त्व का नियम, ठीक है। और न्यूटन का दूसरा नियम था F बराबर ma। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या था, न्यूटन का तीसरा नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसमें क्या होता था, हम जिस वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी उसके विपरीत में उतना ही बल लगाती है। तो सेम यही कार्य रॉकेट के सिद्धांत पर होता है। तो आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर गेंद गिराता है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ऊपर वाले प्रश्न में तो पता ही होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें न्यूटन का तृतीय नियम, मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। नीचे वाले प्रश्नों में बात करते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि कोई एक ट्रेन है, ठीक है, एक समान वेग से चल रही है और उस पर कोई व्यक्ति अगर गेंद उछाले, ठीक है, तो गेंद उछाले और नीचे कोई व्यक्ति खड़ा देख रहा है तो उसको गेंद किस प्रकार से दिखाई देगी। तो बताया गया है व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर गेंद गिराता है, मतलब कि ट्रेन चल रही है और प्लेटफॉर्म पर गेंद गिराता है, तो उसको जो गेंद गिराएगी वो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये किस तरह का पथ हो जाएगा, ये पथ हो जाएगा परवलयाकार। तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस में क्या लिखे हुए हैं, ऋजु रेखा, वृत्त और परवलय। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा परवलयाकार। तो आई होप कि ये बात तुमको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ऑप्शन परवलयाकार हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक समान गति वाला पिंड, ठीक है, एक समान गति वाला पिंड। तो इस पर बात करते हैं, ठीक है। अब क्या हो सकता है, त्वरित नहीं हो सकता है, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित रहता है, एक समान वेग से चलता है, ठीक है। तो एक समान गति वाला पिंड, तो चलिए देखते हैं। तो त्वरण कब होता है, त्वरण तब होता है जहां पर वेग में लगातार वृद्धि या कमी हो। जैसे त्वरण की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, ए बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, ठीक है, ये था। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ए बराबर वी अपान टी, ठीक है, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, त्वरण तब होगा जब वी में लगातार परिवर्तन होगा, ठीक है। तो जब कह रहे हैं कि एक समान गति है, मतलब वेग में परिवर्तन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर त्वरण भी नहीं होगा। समझ में आया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है। तो मतलब कह रहे हैं कि वेक्टर मतलब सदिश क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर जो सदिश है वो क्या है, वेग। जो वेग है ये पूरी तरह से एक सदिश है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है। तो सोपानी परिमाण में कौन सा सही होगा, इसमें हो जाएगा कोणीय समवेग। आई होप की बात समझ में आ रही होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है। तो इसमें कौन सा होगा, वेग, त्वरण, द्रव्यमान और भार। तो जड़त्व की बात करते हैं। तो जड़त्व के विषय में हमने जड़त्व के नियम विधिवत बताए थे। इसमें क्या होता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह वस्तु स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह वस्तु गतिशील रहेगी। तो कोई वस्तु है तो वस्तु का मतलब क्या है, वस्तु का मतलब है कि उसमें द्रव्यमान भी होगा। बात समझ में आ रही है कि वस्तु है तो उसमें द्रव्यमान भी होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा
द्रव्यमान सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कितना होता है? तो गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कितना होगा? ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द मतलब कि चारों ओर बराबर दूरी तय करती है। तो इसका मतलब क्या है? एक कण समान समय में समान अवधि में वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करती है, तो उसका एक समान क्या रहेगा? उसका संवेग एक समान रहेगा। क्या एक समान रहेगा? तो उसका संवेग का फार्मूला क्या होता है? P बराबर mv होता है। ठीक है, P बराबर mv होता है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा है? साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए। अब साइकिल चालक है और वो गति कर रहा है, और वर्तुल मतलब मान लो गति कर रहा है, तो उसको मोड़ पर किस तरफ की ओर झुकना चाहिए? तो किस तरफ की ओर झुकना चाहिए? केंद्र की ओर तिरछे, केंद्र से दूर तिरछे, आगे की ओर, पीछे की ओर। तो ये तो सभी को पता होगा कि हम केंद्र की ओर ही झुकते हैं और तिरछे झुकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केंद्र की ओर तिरछे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? क्षयकारी बल, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें जो घर्षण बल है ये क्षयकारी बल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा बल क्षयकारी होगा? तो घर्षण बल होगा। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? समान वेग परिवर्तित त्वरण, समान चाल समान वेग, समान चाल परिवर्ती वेग, या समान चाल परिवर्तित त्वरण। तो इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? समान चाल समान वेग। कौन सा सही हो जाएगा? समान चाल समान वेग। जैसे वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड अगर गति कर रहा है तो किस प्रकार से गति करता है? वो समान चाल और समान वेग से गति करता है। और एक बात ये भी है कि उसका जो त्वरण है वो सदैव परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आभासी बल है? निम्नलिखित में कौन सा आभासी बल है? तो इसमें आप लोगों को पता होगा आभासी बल या अपकेंद्री बल या फिर छद्म बल होता है। तो इसमें तीसरा हो जाएगा, अपकेंद्री बल या छद्म बल होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं कि अपकेंद्री बल के एग्जाम्पल्स बताइए। तो अपकेंद्री बल में क्या होता है? जैसे दूध से दही निकालना, तो जब हम उसको मथते हैं ना या फिर मशीन में जब डाल के चलाते हैं तो वो कौन सा बल होता है? तो अपकेंद्री बल होता है। सेम इसी प्रकार से वॉशिंग मशीन में जो बल होता है वो कौन सा होता है? अपकेंद्री बल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। तो इस बात पर तो पहले ही चर्चा हो चुकी है। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह क्षैतिज दूरी पर सर्वाधिक हो? तो इसमें क्या होता है? इसमें 45 डिग्री। इसमें जो 45 डिग्री अगर हमको क्षैतिज का मतलब क्या होता है? जैसे क्षैतिज का मतलब होता है जैसे इस तरह से है, तो अगर इस तरह से जा रहे हैं तो ये क्षैतिज है। ठीक है, मतलब ये दूरी क्षैतिज होती है, ये ऊर्ध्वाधर होती है। अगर हमको क्षैतिज में अधिकतम ले जाना है, मतलब कि इस तरफ लाना है अधिकतम, तो यहाँ पर हम 45 डिग्री से फेंकेंगे। ठीक है, और अगर ऊर्ध्वाधर में अधिकतम ले जाना है तो फिर ये 90 डिग्री पर भेजा जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, इसका उत्तर तो पता ही होगा, जो ऊपर वाला प्रश्न था इसका बता ही दिया गया है कि क्षैतिज से 45 डिग्री। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया। ठीक है, पकड़ लिया भाई, और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? इसका मतलब क्या है? मान लो कि ये एक बोतल बनाई गई है। ठीक है, ये चाहे जिसकी बोतल हो कोई बात नहीं, ये बोतल बनाई गई है और ये काहे की है? सोडा लाइम की। मतलब आप साधारण शब्दों में स्प्राइट ड्यू कोई भी समझ सकते हो। ठीक है, और ये बोतल है बंद। ठीक है, अब इसको कहाँ? गर्दन से पकड़ा गया, मतलब यहाँ पर पकड़ा और उन्होंने तेजी से ऐसे 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 घुमाया। तो इसमें जो बुलबुले होंगे वो कहाँ पर इकट्ठा होंगे? ठीक है, तो वो कहाँ पर इकट्ठा होंगे? तली के निकट, तली के निकट, तली के मध्य में, गर्दन के निकट। बुलबुले बोतल में एक समान वितरित होंगे या फिर गर्दन के निकट। मतलब आपको यहाँ पर चारों ऑप्शंस बता दिए गए हैं, तो आप ये जो प्रयोग है ये खुद से कर सकते हो। ठीक है, आप ये वाला प्रयोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम इसमें ऑप्शन बताए दे रहे हैं। इसमें क्या होगा? गर्दन के निकट। गर्दन के निकट जो है वो ही सही होगा। इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मतलब जहाँ पर हवा होगी
समझ लो, जहाँ पर हवा होगी, एयर होगी, वहीं पर ही बुलबुले होंगे। इसी प्रकार जैसे हम कोई बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में जब पानी भरा जाता है और उसको हम घुमाते हैं तो वो पानी एज इट इज भरा रहता है, मतलब नीचे नहीं गिरता है। तो सेम यही कंडीशन, इसमें तो मान लो ड्यू भरी होगी या स्प्राइट भरी होगी और बाकी ऊपर जो जगह खाली है वहीं पर बुलबुले होंगे। तो आई होप कि गर्दन के निकट इसमें ऑप्शन सही होगा और ये बात सबको विधिवत समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों जो पढ़ने वाले हों उनके पास ज़रूर शेयर कर देना। मात्र 2 लोगों के पास शेयर कर देना, ऐसे व्यक्ति जो पढ़ते हों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, चलिए पढ़ लेते हैं। तो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक में आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। रेलगाड़ी के पहियों और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं होता है। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जाता है और रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो तीसरा सही हो जाएगा। क्या लिखा है? रेलगाड़ी के भार, जो रेलगाड़ी का वजन होता है, उसका जो क्षैतिज घटक होता है, क्षैतिज घटक, उससे अभिकेंद्रीय बल, जो जरूरी अभिकेंद्रीय बल होता है वो प्राप्त किया जाता है। मतलब क्षैतिज घटक से ही आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त कर लिया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? पहिए में बॉल बियरिंग का काम क्या होता है? जो पहिए में बॉल बियरिंग लगाई जाती हैं, मतलब जो पहिए होते हैं उसमें जो बियरिंग लगाई जाती है उसका क्या कार्य होता है? तो उसका कौन सा कार्य होता है? गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलना। क्या कार्य होता है? गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलना। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मतलब गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर फ्रैंक व्हिटकल। ठीक है, सर फ्रैंक व्हिटकल। तो आप लोग इन प्रश्नों को लिख लेना और याद जरूर से जरूर कर लेना, क्योंकि ये रेलवे की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? न्यूटन का पहला नियम क्या संकल्पना देता है? तो इस बात पर तो पहले भी चर्चा हो चुकी है। क्या लिखा है? ऊर्जा, कार्य, संवेग, जड़त्व। तो जड़त्व जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा और इस बात पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि क्या होता है जड़त्व, पहले ही प्रश्न में था ये। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए तो निम्नलिखित में से क्या होगा? ठीक है, तो चलिए इस बात को देखा जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे या उनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक नहीं जा सकता है। तो देखो इसमें से कई बार बातें होती हैं। भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा। तो एक बात समझते हैं, फिलहाल जो इसका उत्तर सही है वो कौन सा सही होगा? तो वो सही होगा दोनों बराबर ऊंचाई तक जाते हैं। इसका हमें सही उत्तर यही मिला है और यही सही उत्तर है। ठीक है, और बाकी इसमें कई सारी बातें हैं कि अगर ये बात सपोज अंतरिक्ष में कही जाती तो फिर बात दूसरी थी, और यहाँ पर अगर बात की जाएगी तो हमारे हिसाब से तो ये होगा जैसे हमने 1 किलो का पिंड उछाला और एक 5 किलो का पिंड उछाला तो 1 किलो वाला अधिक ऊंचाई तक हम फेंक पाएंगे, है ना। दूसरा क्या कह रहा है कि दो समान वेग से उछाले गए। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। आप सिंपल शब्दों में इस प्रश्न को समझ लीजिए कि दोनों बराबर ऊंचाई तक ही जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? घर्षण कोण और अभिसयन या विराम कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एक दूसरे के समान। घर्षण कोण और या विराम कोण दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। तो आई होप ये बात भी समझ में आई होगी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में उछाले और सीधा फेंक दे तो गेंद उसके सामने गिरेगी, उसके पीछे गिरेगी, उसके हाथ में गिरेगी, तो उपरोक्त में से कहीं नहीं गिरेगी। इसका जो आंसर है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है और इस पर जो है एक विस्तृत चर्चा होगी। ठीक है, अगर हमें आवश्यकता लगेगी तो इस पर एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा, नहीं तो इसका उत्तर अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।